नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं महिपाल सिंह राठौड़ आपसे इस लेक्चर में खालिस्तान के मुद्दे को डिस्कस करने वाला हूं। हम जानेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट क्या था और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस लेक्चर की रफ आउटलाइन है। खालिस्तान मूवमेंट के इश्यूज़, कैसे ये मूवमेंट बढ़ा, फिर उसके बाद ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, एंटी सिख राइट्स, दिल्ली में जो सिख विरोधी दंगे हुए, और फाइनली पंजाब में मिलिटेंसी। शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि स्टडी आईक्यू ने अपने पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेस यूपीएससी एग्जाम्स, आईएएस, आईपीएस इन एग्जाम्स के लिए लॉन्च कर दिए हैं। साथ ही साथ हमारे एसएससी सीजीएल के कोर्सेज और बैंक कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप इनकी मदद से घर बैठे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट studiiq.com पे विजिट करें डिटेल्स के लिए। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी शब्द या फिर कोई फोटो या इमेज आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिससे एस्पिरेंट्स और साथ साथ में आम जनता को ये पता चल सके कि भारत के इतिहास में कोई घटनाएं हुई है वो क्यों हुई और कैसे हुई। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानकर कि खालिस्तान क्या है। खालिस्तान इस शब्द का मतलब होता है लैंड ऑफ द प्योर, यानी कि सबसे पवित्र स्थान। तो ये पवित्र स्थान कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब में एक सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट है। ये एक सिखिज्म का राष्ट्रवादी मूवमेंट है जो ये चाहता था कि पंजाब, हिस्टोरिकली जो पंजाब एरिया रहा है, वहाँ पे एक नया देश बनाया जाए और उसका नाम होगा खालिस्तान। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया उसे कहते हैं खालिस्तान मूवमेंट। तो इसका उद्देश्य क्या था? एक अलग देश बनाना। और ये एक सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट है, लैंड ऑफ द प्योर, खालिस्तान। थोड़ा सा हम सिखों के इतिहास के बारे में देखेंगे। ये तो आप सभी को पता होगा कि गुरु नानक देव ने सिखिज्म की स्थापना करी थी। और हम आएंगे अब चौथे सिख गुरु, तो गुरु रामदास, इन्होंने स्थापना करी अमृतसर शहर की। और अमृतसर में जो हरमंदिर साहब है वो पांचवें गुरु, गुरु अर्जन देव ने बनवाना शुरू किया और 1605 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो इस हरमंदिर साहब को आमतौर पर आप लोग गोल्डन टेम्पल कहते हैं, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह ने इसके ऊपर सोने की परत चढ़वाई थी। और यहाँ पे आदि ग्रंथ की स्थापना करी गई है। ये वह ग्रंथ है जिसमें गुरु नानक देव के प्रवचन, उन्होंने जो बातें कही थी वो लिखी गई हैं। गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, मुगल बादशाह जहांगीर ने, और तभी से सिखों और मुगल बादशाह के बीच में लड़ाई चलती रही। और 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये लड़ाई लगातार चलती रहती है मुगल एम्पायर के बीच में। और बाद में 18वीं सदी में खास करके दुर्रानी एम्पायर से भी इनकी लड़ाई होती है। तो अहमद शाह अब्दाली, जो दुर्रानी एम्पायर का स्थापक था, उसके खिलाफ भी सिखों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ये है हरमंदिर साहिब या गोल्डन टेम्पल। तो ये जो सरोवर है, इसे बनवाना किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, गुरु रामदास ने। चौथे सिख गुरु थे और उन्होंने अमृतसर की स्थापना करी थी। और गुरु अर्जन देव ने ये बनवाया था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है हरमंदिर साहिब। यहीं पे आदि ग्रंथ की स्थापना करी गई है। 18वीं सदी में सिखों ने अपने आप को अलग अलग मिस्ल में संगठित कर लिया। तो बहुत सारी मिस्ल थी जो रफली ये येलो कलर में आपको एरिया दिख रहा है, इस पे ये राज करती थी। इन सभी मिस्ल को एकीकृत किया महाराजा रणजीत सिंह जी ने। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1799 में अपने एम्पायर की स्थापना करी। इसे कहते हैं सिख एम्पायर। और लगभग 50 साल ये एम्पायर चला। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने इन सारी मिस्लों को एक कर दिया और कैपिटल क्या बनाया अपना? लाहौर। अब सिख एम्पायर अंग्रेजों से हार गया था। 2 एंग्लो सिख वॉर हुए थे। इन 2 लड़ाइयों में हारने के बाद सिख एम्पायर अलग अलग हिस्सों में टूट गया या बट गया। फिर अंग्रेजों ने इस पूरे एरिया को पंजाब प्रोविंस की तरह एडमिनिस्टर किया। तो जो आपको पिंक कलर में एरिया दिख रहा है ये ब्रिटिश काल का पंजाब है। अब ये 2 हिस्सों में बट चुका है, भारत और पाकिस्तान में, लेकिन उस वक्त ये पूरा एक था। तो बहुत बड़ा प्रोविंस है। और आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद ज़्यादातर पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। जो आपको येलो कलर में एरिया दिख रहे हैं ये सभी प्रिंसली स्टेट हैं जो डायरेक्ट रूल में नहीं थे, जैसे बहावलपुर, पटियाला, ये सभी डायरेक्ट रूल में नहीं थे। यहाँ पे राजा महाराजा थे और इन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट कर ली थी। और जो पिंक में एरिया है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है ब्रिटिश रूल के। 20वीं सदी के इतिहास में हम बात करेंगे। 1920 में स्थापना होती है अकाली दल की। ये पॉलिटिकल पार्टी थी जो एक सिख धार्मिक संस्था SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसका ये पॉलिटिकल आर्म था। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी अकाली दल। 1920 में इसकी स्थापना होती है। इसने 1947 में ये देखा कि अब जो पंजाब है जहाँ पे ज़्यादातर सिख लोग रहते थे
वो तो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा चला गया भारत में, दूसरा चला गया पाकिस्तान में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान किसका हुआ था? सिखों का। क्योंकि पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ पे सिख आबादी काफ़ी संख्या में थी, तो वहाँ से वो भारत आए। इस माइग्रेशन में बहुत खून खराबा हुआ। ये भी आपको पता ही होगा, 1947 में कई दंगे होते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी तीनों धर्मों के लोगों को मारा गया। अलग अलग तरफ से दंगे हुए और भारत और पाकिस्तान दोनों में हुआ था ये। तो इसमें इस खून खराबे में सबसे ज़्यादा नुकसान सिखों को लगा कि हमारा हुआ। एक तो हमारा एरिया दो हिस्सों में बट गया जो हिस्टोरिकली पंजाब था, और दूसरा हमारे कई लोग मारे गए हैं। तो ऐसे में सिख लोगों ने आज़ादी के बाद एक सिख मेजॉरिटी स्टेट के लिए अपना दावा पेश किया। तो 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। उसके बेसिस पे अलग अलग स्टेट बनाए गए भारत में। तो इस कमीशन ने सिखों की जो मांग थी उसे पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, तो बस कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, ये पॉपुलर डिमांड नहीं है, ज़्यादा लोग इसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं और ऐसा फीजिबल नहीं है। तो ये सिखों के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। उन्हें लगा कि हमारे जो इरीगेशन रिसोर्सेस हैं, यानी हमारे जो कैनाल्स हैं, डैम्स बन रहे हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल है, इन सभी पे सिख लोगों का, जो पंजाबी भाषा बोलते हैं उन लोगों का पहला हक है। और कई सारे वाटर डिस्प्यूट हुए, आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके साथ वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं। ऐसे कारणों से वहाँ के लोगों ने ऑटोनॉमी की डिमांड शुरू कर दी। तो जब उन्हें सिख मेजॉरिटी स्टेट तो नहीं मिला तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें थोड़ी स्वायत्तता दे दो। तो दोनों डिमांड साइड बाय साइड चल रही थी और यहीं से खालिस्तान मूवमेंट का जन्म होता है। उन्होंने कई लोगों ने, अब कुछ हिस्से थे इसमें जो ये मानते थे कि खालिस्तान बनना चाहिए जो कि एक या तो पूरी तरह से ऑटोनॉमस हो, पूरी तरह स्वायत्त हो, या फिर पूरी तरह आज़ाद हो। तो कुछ ग्रुप इसमें कहते थे कि आज़ादी होनी चाहिए, पूरी तरह से आज़ाद, लेकिन ज़्यादातर कहते थे कि ऑटोनॉमी मिल जाए तो हम खुश हैं, हमें ऑटोनॉमी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अब ये पंजाब का मैप है। देखिए, आज़ादी के बाद जो पंजाब है वो आज का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश इन तीनों से मिलकर बना था। यह है 1951 की स्थिति। फिर क्या होता है कि 1956 में हिमाचल प्रदेश को तो अलग कर दिया गया, तब ये यूनियन टेरिटरी बना दी सरकार ने। लेकिन पंजाब में अभी भी पंजाब और हरियाणा दोनों थे। तो यहाँ पे दो मुद्दे उभर कर आते हैं, पहला है भाषा का और दूसरा है धर्म का। अब देखिए, ज़्यादातर इस एरिया के लोग जो थे वो थे हिंदू। मेजॉरिटी इस पूरे क्षेत्र में किसकी थी? हिंदू की। और यहाँ पे भाषा कौन सी बोलते थे? वो हिंदी। लेकिन एक साइजेबल माइनॉरिटी थी, काफ़ी संख्या में सिख धर्म के लोग भी मौजूद थे और वो बोलते थे पंजाबी। और ख़ास करके जो ये एरिया है ना पंजाब का, अगर इसे अलग कर दिया जाए तो यहाँ पे मेजॉरिटी हो जाएगी सिख धर्म की और भाषा कौन सी हो जाएगी? पंजाबी। लेकिन ये जो बाकी के इलाके हैं, जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, हिंदी की एक डायलेक्ट है, और हिमाचल में भी हिंदी भाषी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में ये डिमांड फाइनली 1966 में जाकर मानी गई, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में। तब तक ये डिमांड बिल्कुल नकार दी गई। तो सिख लगातार इस बात की इस डिमांड को लेकर बार बार ये कह रहे थे सरकार से कि हमें स्वायत्तता दीजिए, हमें पंजाब का एक अलग राज्य चाहिए। उसे कहा गया पंजाब सूबा। ठीक है, हमें पंजाब सूबा चाहिए जहाँ पे पंजाबी भाषी लोग हों, जहाँ पे पंजाबियों की मेजॉरिटी हो, ताकि हमारी भाषा, हमारा कल्चर, ये सभी प्रिजर्व किया जा सके। अब देखिए, लोगों ने, अकाली दल ने इस डिमांड को कैसे रखा? भाषा के बेसिस पे। उन्होंने धर्म को बीच में नहीं लाए। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीका था और ये कारगर भी साबित हुआ, क्योंकि देखिए उन्होंने लैंग्वेज की बात करी। पूरे भारत में लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन हुआ है, ये तो आपको भी पता होगा। भाषा के आधार पर हमारे राज्य बांटे गए हैं। तो उन्होंने भी बार बार यही बात कही, जब सारे राज्यों को आप अलग अलग भाषा के बेसिस पे बांट रहे हैं तो यहाँ पे भी डिवीजन कर दीजिए, यहाँ पे भी एक अलग पंजाब बनाइए। तो ये लैंग्वेज और पॉलिटिक्स का एक इंटरप्ले था। अच्छा, चंडीगढ़ को कॉमन कैपिटल बनाया गया था, एक नया कैपिटल बनाया गया चंडीगढ़, क्योंकि जो हिस्टोरिकल कैपिटल था पंजाब राज्य का वो था लाहौर, और लाहौर चला गया था पाकिस्तान में। फिर यहाँ पे डायस्पोरा आती है। डायस्पोरा क्या होता है? जो पंजाब के लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं, भारत के बाहर, अप्रवासी भारतीय, ठीक है, जिन्हें हम आज नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी कहते हैं, NRI। तो ये डायस्पोरा, इसमें बहुत बड़ी संख्या सिख लोगों की है, खास करके यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, कनाडा, USA, इन सभी जगहों पे। तो 70 के दशक में कुछ नेता जैसे कि जगजीत सिंह चौहान, ये यहाँ से गए कनाडा, UK, US। वहाँ पे उन्होंने लोगों को बताया कि हमें खालिस्तान की डिमांड करनी है, इसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो एक डोनेशन ड्राइव चलाई इन्होंने 1970 में, और 71 के आसपास इन्होंने अखबारों में, वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में घोषणा कर दी कि खालिस्तान एक अलग राज्य है। अब देश तो बनना था भारत में, लेकिन घोषणा कहाँ हो रही है? न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने एक सेपरेट कंट्री बना दिया, वहाँ की करेंसी छापनी शुरू कर दी। तो ये इस तरह की घोषणाएं जगजीत सिंह चौहान जैसे कुछ नेता और उनके कई सपोर्टर्स थे वो करने लगे। यहाँ पे याद रखना, अकाली दल ने कभी नहीं कहा था कि हमें एक अलग देश चाहिए। अकाली दल कहता था कि हाँ ठीक है, खालिस्तान की डिमांड हो रही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं ऑटोनॉमी, हमें आज़ादी नहीं चाहिए।
हमें तो बस ऑटोनॉमी दे दीजिए, हमारे पानी के जो रिसोर्सेस हैं वो हमें मिल जाएं, डैम्स हैं, नदियों का पानी है, ये सभी मुद्दे सॉल्व हो जाएं, इनमें हमें हमें दूसरे राज्यों से झगड़ना नहीं पड़े। और ये जो अलग देश की डिमांड है, ये कुछ अलग नेता कर रहे थे, इनका भी काफ़ी सपोर्ट था। तो ये चीज़ बहुत समझने लायक है। यहाँ पे अकाली दल ने आउटराइट कभी भी ऑन पेपर ये नहीं कहा कि हमें अलग देश चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ नेताओं ने उनके कभी कभी बयान दे दिए हों कि खालिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन एज अ पार्टी अकाली दल ने कभी खालिस्तान को अलग देश की तरह नहीं मांगा। फिर आते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पे 1973। तो अब 20 साल से, जब से भारत आज़ाद हुआ है, ये परेशानियां चल रही है पानी को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, अलग पंजाब राज्य की मांग को लेकर। अब 1966 में हरियाणा और पंजाब दो अलग राज्य बन जाते हैं। पंजाबी भाषी लोग अपना एक स्टेट बना चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो आनंदपुर साहिब में एक मीटिंग हुई और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ। इसमें कई तरह की बातें कही गई, कई सारी राजनीतिक बातें थी, इकोनॉमी से रिलेटेड थी, सामाजिक मुद्दे थे। और इस रेजोल्यूशन को लाने के पीछे कारण क्या था? अकाली दल के नेताओं का ऐसा कहना था कि सिख धर्म की जो पहचान है उसे हमें बचाए रखना होगा, और ये जो भारत की व्यवस्था है ना, इसे थोड़ा डिसेंट्रलाइज कीजिए। उनका कहना था कि दिल्ली बार बार हमारे मामलों में हस्तक्षेप करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संविधान में कहा गया है कि भारत एक फेडरल स्टेट है, तो इसकी पालना कीजिए, पूरे फेडरल फीचर्स को अपनाइए, राज्यों को पूरी ताकत दीजिए। तो इस तरह की कुछ डिमांड थी। तो हम देखिए साथ उनकी जो मेन डिमांड्स थी उन्हें हम देखेंगे। पहली बात, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में क्या कही गई कि चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंप दें। आपको पता ही होगा चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों का कैपिटल है और साथ साथ में यूनियन टेरिटरी भी है, तो इन्होंने चंडीगढ़ की डिमांड करी। फिर इन्होंने ये कहा कि हरियाणा के कुछ एरिया अभी भी ऐसे हैं पंजाब से लगते हुए जहाँ पे पंजाबी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं, बॉर्डर का एरिया है हरियाणा और पंजाब का, तो उसे पंजाब में ट्रांसफ़र कर दो। यानी अभी और एरिया चाहिए, हरियाणा अभी जो एरिया मिला है उससे संतुष्ट नहीं है। फिर तीसरी डिमांड, डिसेंट्रलाइजेशन। अभी जो संविधान है उसके अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कम हो, राज्यों के अधिकार बढ़ाए जाएं, तो इसी तरह से पंजाब के अधिकार भी बढ़ जाएंगे। फिर कहा कि लैंड रिफॉर्म होने चाहिए, पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। तब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत ही हुई थी 60s में, 60 के दशक में, तो अभी पंजाब इतना ज़्यादा अमीर राज्य नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने डिमांड करी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और लैंड रिफॉर्म होने चाहिए। साथ ही साथ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कमज़ोर तबका है, उसके भी अधिकारों की रक्षा हो। फिर एक ऑल इंडिया गुरुद्वारा कमेटी बननी चाहिए जो कि पूरे भारत के गुरुद्वारों को एडमिनिस्टर करेगी, उनकी देखरेख करेगी। और जो पंजाब के बाहर सिख लोग रह रहे हैं, जो माइनॉरिटी में हैं अन्य राज्यों में, उनके अधिकारों की पूरी रक्षा करी जाए। एक और डिमांड ये थी कि फौज में सिखों की भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उस वक्त कोई कोटा था, रिक्रूटमेंट कोटा हुआ करता था, जैसे सिख रेजिमेंट है तो सिर्फ उसी में सिख सोल्जर्स जाएंगे। तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात करी, कहा ज़्यादा से ज़्यादा सिख फौजियों को शामिल किया जाए, भर्ती किया जाए। अब ये रेजोल्यूशन एक बार तो पास हो गया, थोड़ा पॉपुलर रहा, लेकिन फिर 70 के दशक में आगे बढ़ते बढ़ते लगभग इसे सारे नेता भुला चुके थे। 1982 में जाके इस आनंदपुर रेजोल्यूशन की फिर से बात उठी, भिंडरावाले जैसे नेताओं ने इसकी डिमांड करी और अकाली दल ने भी उनका साथ दिया। और इसी कड़ी में आगे एक प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था जिसे हम आगे देखेंगे, धर्म युद्ध मोर्चा। इंदिरा गांधी ने इस आनंदपुर रेजोल्यूशन को कहा था कि ये तो एक अलगाववादी और देश विरोधी डॉक्यूमेंट है, ये सिसेशन की बात कर रहा है। यानी इस डॉक्यूमेंट में जो बातें कही गई हैं वो भारत से अलग होने की बात कह रही है, ये एक अलग देश के लिए बातें कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑटोनॉमी की डिमांड नहीं हो रही है। तो इंदिरा गांधी ने इस आनंदपुर रेजोल्यूशन को एक तरह से दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर फेज शुरू होता है 70 के दशक में। अब हम लेट 70s की बात करेंगे, 1977-78 की। तो आपको ध्यान होगा 75 से लेकर 77 तक इमरजेंसी का पीरियड था, और इस इमरजेंसी के दौरान वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में भी और सेंटर में भी, केंद्र में भी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। लेकिन 77 में जब इमरजेंसी हटी, उसके तुरंत बाद चुनाव होते हैं और इंदिरा गांधी सत्ता से हट जाती हैं, इंदिरा गांधी की सत्ता छिन जाती है और अब पावर आ गया है किसके पास? जनता पार्टी के पास। ऐसे में पंजाब में भी कांग्रेस की हार हुई और वहाँ पे चुनाव होते हैं और किसकी जीत हुई? अकाली दल की। तो अब पंजाब में अकाली दल बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। तो ऐसे में कांग्रेस को एक ऐसे कैरिस्मेटिक लीडर की ज़रूरत थी, एक ऐसे करिश्माई लीडर की ज़रूरत थी जो अकाली दल को काट सके। यानी सिख धर्म के जो लोग हैं, जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, उनके लिए ये करिश्माई चेहरा होना चाहिए जिसकी बातों से लोग उसकी ओर आकर्षित हों और अकाली दल की तरफ ना जाएं, यानी सिख वोट जो हैं वो डिवाइड हो जाएं। भिंडरावाले का पूरा नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। इन्हें संत की उपाधि भी दी जाती है कई बार, क्योंकि ये एक्चुअली में एक रिलीजियस स्कॉलर थे।
ठीक है। इन्होंने धार्मिक जो स्क्रिप्चर्स हैं उनकी पढ़ाई करी थी, कहाँ पे, दमदमी टकसाल में, और 77 में इन्हें दमदमी टकसाल का अध्यक्ष भी चुन लिया गया था। ये दमदमी टकसाल क्या है? ये एक रिलीजियस स्कूल है जहाँ पे धार्मिक पढ़ाई करी जाती है सिखिज़्म की। ये अमृतसर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है और दमदमी टकसाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट ऑफ लर्निंग है सिखिज़्म में। तो इसके अध्यक्ष बनने के साथ ही भिंडरावाले थोड़ा प्रोमिनेंस में आना शुरू हुआ। भिंडरावाले ने सबसे पहले निरंकारी सिखों का विरोध किया और इनके बीच में लड़ाई हुई, कुछ डेडली क्लैशेस हुए थे, यानी कई लोग इस झड़प में मारे गए। लगभग 13 से 15 व्यक्ति जो हैं इसमें मारे गए थे। ये 78 की बात है। अब निरंकारी सिख और ऑर्थोडॉक्स सिखों के बीच में क्या दिक्कत है? निरंकारी सिख कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे 11वें गुरु की उपाधि दी जाती है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें सिख गुरु, उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही अनंत काल तक गुरु बने रहेंगे। तो निरंकारी सिख इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि अभी भी जीवित गुरु हो सकते हैं, कोई इंसान गुरु बन सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है निरंकारी और ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म के बीच में। तो भिंडरावाले को ये निरंकारी सिखों की फिलॉसफी से तकलीफ थी। उनका मानना था ये बिल्कुल गलत है। तो इनके बीच में झड़प कई बार हुई और खास करके 78 में तो बहुत खतरनाक झड़प हुई थी, इसमें कई लोग मारे गए थे। तो ऐसे माहौल में भिंडरावाले उभर कर आए और तब 77 में मैंने आपको बताया अकाली दल की सरकार बन गई पंजाब में इमरजेंसी के बाद में। तो अब कांग्रेस को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो अकाली दल के खिलाफ मोर्चा संभाले, जो सिखों के वोट को डिवाइड कर दे। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हुए थे। 1970s में ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह ने संजय गांधी को ये आइडिया दिया कि हम जर्नैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, इन्होंने और ज़ैल सिंह ने मिलकर जर्नैल सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट करना शुरू किया। इन्हें पैसे वगैरह देने शुरू किए, कहा कि आप अकाली दल के विरोध में जाइए। यानी अकाली दल क्या है? देखिए, अकाली दल भी सिखों की ही पार्टी है, वो भी सिखों की बात कर रहे हैं। लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले को कहा कि आप तो और एक्सट्रीम हो, तो आप अपनी बात सामने रखें और अकाली दल को जैसे तैसे उसकी पावर को कम करें। तो इसीलिए जैसे देखिए SGPC में चुनाव होते हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, उन चुनावों में भिंडरावाले ने अपनी कैंडिडेट खड़े किए, उनको सपोर्ट किया किसने? कांग्रेस ने। तो इस तरह से कांग्रेस ने एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस विचारधारा वाले व्यक्ति को सपोर्ट करना शुरू किया। उन्हें भी नहीं पता था, कांग्रेस के नेताओं को भी ये नहीं पता था कि आगे जाकर ये व्यक्ति हमारे ही खिलाफ हो जाएगा और ये इतना खतरनाक रूप ले लेगा कि पंजाब में स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी। तो शुरुआत क्यों करी गई थी? पॉलिटिक्स के कारण, कि चुनावों में अकाली दल को कमजोर किया जा सके। तो ये है भिंडरावाले की कुछ तस्वीरें। अब देखिए, ये अपने अनुयायियों के लिए तो थे संत, सेंट, लेकिन कई लोग इन्हें सोल्जर कहते हैं, तो इन्हें सेंट सोल्जर की उपाधि दी गई। अब ये जब भी चलते थे तो इनके साथ हथियार लिए, AK-47 लिए, इनके जो समर्थक हैं वो इनके साथ घूमते थे। अब देख सकते हैं इन पिक्चर्स के अंदर कैसे इनके साथ बंदूकधारी लोग घूम रहे हैं। तो ये थे तो संत, लेकिन एक मिलिटेंट सोल्जर थे, इन्हें सेंट सोल्जर भी कहा जाता है। तो इनकी शुरुआत तो एक धार्मिक गुरु और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में हुई थी, लेकिन आगे जाकर ये एक एक्सट्रीमिस्ट बन गए। तो अब हम बात करेंगे कैसे पंजाब में स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। तो भिंडरावाले को प्रोमिनेंस दिया कांग्रेस ने, उन्हें सपोर्ट दिया। तो 77 से 80 के बीच में ये स्थिति रही। फिर 80 में फिर से चुनाव होते हैं। तो केंद्र में भी जो जनता पार्टी है उसकी सरकार टूट चुकी थी और यहाँ पे भी फिर से अब कांग्रेस पावर में आई। तो पंजाब में कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर किसे बनाया? दरबारा सिंह को। अब दरबारा सिंह जो है वो भिंडरावाले की गतिविधियों से खफा थे। वो चाहते थे, दरबारा सिंह चाहते थे कि भिंडरावाले की गतिविधियों को दबाया जाए, उन्हें रोका जाए। लेकिन जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं जैसे कि ज़ैल सिंह और संजय गांधी, वो इसके फेवर में नहीं थे। उन्होंने ही तो भिंडरावाले को पैसे देके, सपोर्ट देके अपना पॉलिटिकली एक्टिव किया था, लेकिन दरबारा सिंह इसके विरोध में थे। अब बाबा गुरबचन सिंह ये निरंकारी के लीडर थे, इनकी हत्या कर दी गई 1980 में। आरोप किस पर लगा? भिंडरावाले और उनके समर्थकों पे, क्योंकि ये धीरे धीरे एक्सट्रीम और मिलिटेंट होते जा रहे थे। फिर 1981 में पूरे देश में सेंसस की शुरुआत हुई, जनगणना होती है। अब जनगणना में आपकी मातृभाषा पूछी जाती है, ओके। और मातृभाषा का क्या इशू था कि जैसे ज़्यादा लोग अगर पंजाब में पंजाबी को अपनी मातृभाषा बताएंगे तो पंजाबी को प्रोमिनेंस मिलेगी, लेकिन अगर कई लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा बताएंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। पंजाब में अगर कई लोग हिंदी भाषी हैं तो फिर पंजाबी की अहमियत थोड़ी कम हो सकती है। तो ये जो भाषा का मुद्दा है ना, ये बहुत बढ़ चढ़कर सामने आया। और पंजाब केसरी एक अखबार था जिसके एडिटर और मालिक थे लाला जगत नारायण। इन्होंने क्या कहा अपने अखबार में, अपने लेखों में ये लिखा उन्होंने कि
जो हिंदू लोग हैं या फिर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं, वो पंजाबी को अपनी मातृभाषा ना बताएं जब जनगणना वाले आपके घर आते हैं। भिंडरावाले इससे बहुत नाराज़ हो गया और जो कट्टर सिख थे भिंडरावाले के फॉलोअर्स वो भी इससे बहुत नाराज़ थे। तो इसी कारण लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। एक दिन ये रोड पे जा रहे थे और इनकी गाड़ी में इन पर हमला हुआ, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। तो लाला जगत नारायण की हत्या से अचानक पंजाब का माहौल और ज़्यादा खराब हो गया और इसके बाद लगातार स्थिति बिगड़ती रही। फिर से आरोप किस पर लगा? भिंडरावाले और उनके समर्थकों पे। और भिंडरावाले को पहले तो सरकार ने अरेस्ट नहीं किया, बहुत दिनों तक कहते रहे कि नहीं हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फाइनली जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा, प्रदर्शन हुए, तब जाकर भिंडरावाले को अरेस्ट किया गया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में 2-3 दिन के अंदर अंदर ही भिंडरावाले को छोड़ दिया, क्योंकि भिंडरावाले के समर्थकों ने जगह जगह पे हिंसा करनी शुरू कर दी। वायलेंस इरप्टेड इन पंजाब। इस अरेस्ट और तुरंत उनको छोड़ देने से भिंडरावाले की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई। भिंडरावाले ने एक बार ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि जितना मैं सालों की मेहनत से आगे नहीं बढ़ पाया, उतना 2 दिन की इस गिरफ्तारी ने मुझे उतना पॉपुलर बना दिया या फिर मेरे उद्देश्यों को इतना आगे बढ़ने में मदद करी है। तो अब भिंडरावाले बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका था और अकाली दल के नेताओं को भी लगने लगा कि ये व्यक्ति तो हम पे हावी हो रहा है। जो सिख धर्म की पॉलिटिक्स की, लोगों की रक्षा की बातें हम करते हैं, उसमें ये व्यक्ति हमसे आगे जा रहा है, ये आदमी तो हमसे एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में 1982 में एक नया मूवमेंट शुरू किया जाता है, धर्म युद्ध मोर्चा, और इसमें अकाली दल ने भिंडरावाले से हाथ मिला लिया। तो अब अकाली दल के जो नेता हैं वो थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। इन्होंने भिंडरावाले के साथ मिलकर फिर से वो आनंदपुर रेजोल्यूशन की बात उठानी शुरू करी। जो 9 साल पहले आनंदपुर रेजोल्यूशन पास किया गया था ना, अब उन्होंने कहा कि उसकी मांगे मानी जाए। केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, एजिटेशन, जगह जगह प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई। लेकिन जो कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, सीएम कौन था? चीफ मिनिस्टर दरबारा सिंह। दरबारा सिंह ने इस पे बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया। लगभग 100 लोग इसमें मारे गए जब पुलिस ने इन पे गोलियां चला दी, कई जगह फायर किया गया और कई हज़ार लोगों को अरेस्ट किया गया। लगभग 30,000 लोगों को इस मूवमेंट में अरेस्ट कर लिया। तो ये धर्म युद्ध मोर्चा भिंडरावाले और अकाली दल ने साथ मिलकर शुरू किया था। अब नवंबर 1982 आते आते ये जो धर्म युद्ध मोर्चा है और अकाली दल है, इन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे कहाँ? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में होने वाले थे एशियन गेम्स और एशियन गेम्स भारत की नाक का सवाल था। पहली बार भारत में कई सालों बाद इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, कोई खेल आयोजन हो रहा था, तो ये सक्सेसफुली हो जाए, सरकार ऐसा चाहती थी, शांति से हो जाए इसका ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए सरकार ने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो भी हरियाणा में एंटर होता था उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी और रोक कर चुन कर सिर्फ सिखों की तलाशी ली जाती थी। अगर पंजाब की तरफ से कोई भी हरियाणा या दिल्ली में आने की कोशिश कर रहा था तो उसकी चेकिंग की जाती थी, फ्रिस्किंग करी जाती थी। तो ऐसे में कई लोग नाराज़ हो गए। यहाँ पे कुछ सीनियर रिटायर्ड आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर्स की भी तलाशी ली गई और उन्हें भी ह्यूमिलिएट किया गया, उनकी पूरी तरह से फ्रिस्किंग करी गई, जबकि वो अपने ऑफिशियल बिजनेस से दिल्ली जा रहे थे। अप्रैल 1983 में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर एएस अटवाल की हत्या कर दी गई। ये एक डीआईजी थे, डीआईजी ऑफिसर लेवल के ऑफिसर थे और ये जो धर्म युद्ध मोर्चा के दौरान जो क्रैकडाउन चल रहा था ना, वो इन्हीं की अगुवाई में चल रहा था। ये उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल में थे। और इनकी हत्या कहाँ करी गई? गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पे, हरमिंदर साहब की सीढ़ियों पे, जो कि सबसे पवित्र स्थान है सिख धर्म में। ऐसी जगह पे एएस अटवाल की हत्या कर दी गई। हत्या किसने करी थी? भिंडरावाले के समर्थक, अब जो धीरे धीरे हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने हथियार भी जमा करने शुरू कर दिए थे। लोकल पुलिस में इतना ज़्यादा खौफ था भिंडरावाले का कि एएस अटवाल के शव को 2 घंटे तक कोई उठाने गोल्डन टेम्पल के अंदर भी दाखिल नहीं हुआ। कोई भी पुलिस वाला, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन फिर भी पंजाब की सरकार ने और केंद्र सरकार ने भिंडरावाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अभी भी कांग्रेस को लग रहा था कि अगर हम भिंडरावाले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं तो सिख लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसकी पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी, हमें इसमें चुनावी नुकसान होगा, वोट का नुकसान होगा। फिर अक्टूबर आते आते स्थिति और बिगड़ गई। अक्टूबर 1983 में 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई एक बस में। तो पंजाब में ऐसा बाद में कई जगह हुआ कि बस में से चुन के हिंदुओं को निकाला जाता था अलग से और उन्हें गोली मार दी गई। तो ये जो अक्टूबर 1983 की घटना है, इससे केंद्र सरकार फाइनली हरकत में आई और पंजाब राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट का शासन लगा दिया गया, स्टेट इमरजेंसी लागू कर दी गई। अब पंजाब सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो दरबारा सिंह, जो कि चाहते थे कि भिंडरावाले की गतिविधियों को रोका जाए, वो व्यक्ति, उसकी सरकार को बर्खास्त किया जा चुका है। और अब जो जैल सिंह और संजय गांधी की जो स्कीम थी वो पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि भिंडरावाले अब कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी ही मर्जी से चल रहा है।
ऐसे माहौल में भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने हरमिंदर साहिब के अंदर हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ट्रक भर भर के हथियार आते थे और हरमिंदर साहिब के अंदर उन्हें उतारा जाता था और पुलिस की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि इस गतिविधि को रोका जाए। 15 दिसंबर 1983 में भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अकाल तख्त पे कब्जा जमा लिया। अकाल तख्त की क्या अहमियत है? ये बिल्डिंग है अकाल तख्त। देखिए, अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्थित एक बिल्डिंग है। तो ये पूरा गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसके बीच में स्थित है दरबार साहिब और ये बिल्डिंग है अकाल तख्त। तो हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये बिल्डिंग स्थित है। अकाल तख्त एक तख्त है, यानी एक बैठने का स्थान है, लेकिन यहाँ पे सिखों के कौन बैठेगा? जो धार्मिक गुरु होगा सिर्फ वो बैठ सकते हैं। तो यानी ये एक तख्त है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे न्याय किया जा सकता है। जो कि पूरे सिख धर्म में हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, उसका ये आसन होगा या उसका तख्त होगा। और इसे जब बनवाया गया था तो इसे मुगल तख्त जो होता था ना, मुगल बादशाह के बैठने का तख्त, उससे 1 फीट ऊंचा बनवाया गया था। ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि जो धर्म है वो बादशाह राजा सबसे ऊपर है, राजा बादशाह उनसे ऊपर नहीं होते हैं। तो यह है अकाल तख्त। तो अब भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने अकाल तख्त पे अपना कब्जा जमा लिया और यहाँ पे उन्होंने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इंदिरा गांधी ने इस मसले की नज़ाकत को समझते हुए एक पीस प्रपोजल भेजा, यानी एक शांति वार्ता के लिए नरसिम्हा राव को भेजा गया। तो नरसिम्हा राव एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। उन्होंने बातचीत करी अकाली दल के नेताओं से और अकाली दल के नेताओं ने जाके बात करी भिंडरावाले से। तो ये जो संत लोंगोवाल थे वो तो मान गए थे कि हाँ ठीक है, सरकार पंजाब जो आनंदपुर रेजोल्यूशन की कुछ डिमांड्स हैं उन्हें मानने को तैयार है। तो अकाली दल के जो नेता हैं वो तो मान गए, लेकिन भिंडरावाले ने साफ मना कर दिया। भिंडरावाले ने कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रपोजल नहीं मानना है, ये सब फालतू की बातें हैं। और जो अकाली दल के नेता हैं उन पे और आरोप लगाया उल्टा कि तुम लोग ये सब पॉलिटिकल पावर के लिए कर रहे हो और मैं ये प्रपोजल बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। तो इस तरह से ये वार्ता विफल हो गई। तो इंदिरा गांधी ने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं करी। तो जब ये वार्ता विफल हो जाती है उसके बाद सरकार ने हमले की तैयारी करनी शुरू करी। अब इस वक्त यानी 1983 और 84 में पंजाब की हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। अलग अलग जगह हिंदू और सिखों के बीच में कई बार छोटी मोटी झड़प हो जाती थी या फिर कई जगह छोटे मोटे दंगे भी हो जाते थे। हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्य में भी कई सिखों की हत्याएं हुई, गुरुद्वारों पे हमला किया गया और पंजाब में भी कई हिंदुओं की हत्या हुई। आपने देखा ही था कि कैसे बस में से निकाल के हिंदुओं को मारा गया था। तो इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही थी। इनफैक्ट 1984 के शुरुआती 5 महीनों में ही लगभग 300 लोग मारे जा चुके थे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले पूरे पंजाब की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब थी। ऐसे हालात में 1 जून 1984 को केंद्र सरकार ने पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया और पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लॉकेड लागू कर दिया। यानी कोई फ़ोन लाइन, कोई भी टेलीग्राफ, कुछ भी काम नहीं करेगा, सब कुछ बंद है। पंजाब से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती, ना कोई बाहर से पंजाब में संपर्क कर सकता है। सारे कम्युनिकेशन रोक दिए गए, हाईवेज ब्लॉक कर दिए गए, ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। और 1 जून के बाद में आर्मी और पैरामिलिट्री ने पंजाब के अलग अलग शहरों में बढ़ना शुरू किया, खास करके अमृतसर में। वहाँ से सभी न्यूज़ रिपोर्टर्स को भी बस में बिठा के रवाना कर दिया। जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर थे अमृतसर से, उन्हें हटा दिया गया। फिर 1 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पे अपना संबोधन दिया और कहा कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, तो आगे बढ़ें, बातचीत के लिए आएँ, हम पंजाब में शांति चाहते हैं। लेकिन असल में आर्मी हमले की तैयारी कर रही थी और बातचीत का जो समय है वो पूरा हो चुका था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, कई लोग इसे कहते हैं 1 जून से 8 जून तक चला, लेकिन जो एक्चुअल फाइटिंग है वो केवल 3 से 6 जून के बीच में हुई थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसे कोड वर्ड दिया गया किसे? आर्मी का जो ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार का लक्ष्य क्या था? हरमिंदर साहिब और अकाल तख्त के अंदर जितने भी मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जितने भी आतंकवादी छुपे हुए हैं, भिंडरावाले उनका नेता है, उन सभी को मार दिया जाए या फिर उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाए। क्योंकि वहीं से वो उन्हें लीड कर रहे थे। पूरे पंजाब में जो हिंसक घटनाएं हो रही थी वो भिंडरावाले के नेतृत्व में ही हो रही थी। और भिंडरावाले उन्हें आदेश कहाँ से दे रहा था? अकाल तख्त से। अकाल तख्त को क्यों चुना गया था? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे कभी आर्मी और पुलिस एंटर नहीं करेंगे। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीजियस जगह है, अगर यहाँ पे पुलिस कदम भी रखेगी तो पूरे पंजाब की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन फाइनली आर्मी ने वहाँ पे अटैक शुरू किया। अब देखिए 3 जून 1984 का जो दिन है ना, वो गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस था। उस दिन वे शहीद हुए थे और हरमिंदर साहिब की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। तो कई लोग इस दिन गोल्डन टेम्पल आते हैं मत्था टेकने के लिए, कई लोग यहाँ मौजूद थे। जो नॉर्मल डेज में जो संख्या होती है उससे कई ज़्यादा थी। और उन सभी
पिलग्रिम्स को भिंडरावाले के आदमियों ने बाहर जाने से रोक दिया। तो आर्मी तो बाहर से अनाउंस कर रही थी कि जो भी वहाँ दर्शन के लिए गया है, जो सिविलियन है, वो बाहर आ जाए, लेकिन भिंडरावाले के जो साथी थे, भिंडरावाले के लोग थे, उन्होंने उन्हें ढाल बनाने के पर्पज से शायद रोक लिया और बाहर नहीं आने दिया। भारतीय फौज को लीड यहाँ पे कौन कर रहा था? मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। और ये है कुलदीप सिंह बरार हरमिंदर साहिब का निरीक्षण करते हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं अन्य फौजी अफसरों के साथ। ऐसा नहीं है कि भिंडरावाले के जो साथी थे वो भी कोई बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी थे, जी नहीं। भिंडरावाले को साथ देने में बहुत बड़ा, जो उनका बहुत बड़ा सपोर्टर था, वो था व्यक्ति मेजर जनरल शाहबेग सिंह। शाहबेग सिंह ने 1971 की लड़ाई में जो मुक्ति वाहिनी थी, बांग्लादेश की जो लिबरेशन फोर्स थी, उसे ट्रेन किया था। यानी ये शाहबेग सिंह भी भारतीय सेना के एक बहुत सीनियर अफसर थे, सीनियर जनरल थे, और इन्होंने आर्मी की छोड़ने के बाद अब भिंडरावाले का साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये भी बहुत नाराज थे जिस तरह से सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को ट्रीट किया गया था। आपको याद होगा एशियन गेम्स के वक्त उनकी चेकिंग करी गई थी सबकी, और जो सिखों की डिमांड थी उनमें भी ये भिंडरावाले का साथ दे रहे थे। तो मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने अंदर मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी थी हथियार चलाने की, कैसे स्ट्रैटेजिकली आर्मी पे अटैक करते हैं, कैसे एक जॉइंट फोर्स की तरह अटैक किया जाए, अलग अलग टैक्टिक्स उन्हें सिखाई। यानी ये ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी के हाथ में बंदूक थमा दी और वो गोली चला रहा है, जी नहीं। प्रॉपर ट्रेनिंग और टैक्टिक्स के साथ भिंडरावाले के समर्थकों ने आर्मी पे हमला किया था। 5 जून की शाम को जो मेजर फाइटिंग है वो शुरू होती है। उसके पहले 1-2 दिन छुटपुट लड़ाइयाँ हो रही थी जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं उनमें, लेकिन 5 जून की शाम को जो मेन कॉम्प्लेक्स है हरमिंदर साहिब का, उसमें लड़ाई शुरू होती है। आर्मी के जवानों को शुरुआत में ये लगा, आर्मी कमांडर्स को ये लगा कि हम तो इन्हें आसानी से हरा देंगे। तो जब इन्होंने इनिशियल अटैक किए तो यहाँ पे फौज को बहुत ही भारी नुकसान सहना पड़ा। कई सैनिक यहाँ पे मारे गए, कई सैनिक यहाँ शहीद होते हैं, क्योंकि उन्होंने मिलिटेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ अंदर मिलिटेंट्स के पास एंटी टैंक बंदूकें हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर हैं, मशीन गन्स हैं। उन्होंने ऊंचे ऊंचे एरियाज में, ऊंची बिल्डिंग्स में स्नाइपर बिठा रखे हैं जो दूर से किसी भी सैनिक को देखेंगे गेट से अंदर आते हुए और उस पर सीधा हमला कर देंगे। यानी ये एक ट्रेंड मिलिशिया थी, और इसे ट्रेन करने वाला कौन व्यक्ति था? मेजर जनरल शाहबेग सिंह। ऐसी स्थिति को देखते हुए मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ ने यह तय किया कि हमें टैंक बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि मेनली यहाँ पे एंटी टैंक गन्स थी। एंटी टैंक गन्स के सामने कोई भी जवान नहीं टिक सकता। ऐसे में उन्होंने टैंक्स बुलवाए और इन टैंक से हमला किया गया अकाल तख्त पे। अब ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था। अकाल तख्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस श्राइन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, मैं आपको बता ही चुका हूँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस हमले में अकाल तख्त को बहुत भारी नुकसान हुआ, और साथ ही साथ जो यहाँ पे एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, यहाँ पे पुराने ग्रंथ पड़े थे, उनमें भी आग लग गई। इस लड़ाई में भिंडरावाले की मौत होती है, मेजर जनरल शाहबेग सिंह की भी मौत होती है, और भिंडरावाले के ज़्यादातर समर्थक या तो मारे गए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये है पूरा हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स। ये बीच में है दरबार साहिब। शुरुआत में ही कह दिया गया था आर्मी को कि इस बिल्डिंग पे कोई हमला नहीं होना चाहिए। मेनली हमला किस पे होगा? अकाल तख्त पे, क्योंकि भिंडरावाले और उसके समर्थक इस बिल्डिंग में छुपे हुए थे। और ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे आग लग गई। ये ट्रेजरी बिल्डिंग भी काफ़ी इससे नुकसान हुआ, और ये जो परिक्रमा पथ है ना, यहाँ पे टैंक चलवा दिए गए थे, और इस रास्ते से लाकर यहाँ पे हमला किया गया। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स का मैप है। आपके लिए मिलिट्री टैक्टिक्स यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैंने ये मैप यहाँ पे डाला है, आप इसे पॉज करके आराम से देख लीजिए। अकाल तख्त को जो डैमेज था उसकी जब फोटोज़ बाहर आई कुछ दिन बाद, जब इस डैमेज की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, और ऐसा पता चला कि ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद दरबार साहिब के ऊपर भी गोलियां चली है, कुछ गोलियों के निशान दरबार साहिब पे भी मिले हैं, और लाइब्रेरी आग लग गई उसे। इस तरह की रिपोर्ट्स जब फाइनली बाहर आई तो पूरी दुनिया के सिख भारत सरकार से, इंदिरा गांधी से नाराज़ हो गए। जगह जगह प्रदर्शन हुए और इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा पूरी दुनिया में। तो इस हमले के बाद अकाल तख्त में बहुत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इससे आर्मी ने ये बताया कि देखिए, इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने की ही थी, ये यहाँ पे लड़ाई के मकसद से ही बैठे थे, तो इसीलिए मिलिट्री को आना पड़ा, मजबूरी थी। तो फौज ने तो यहाँ पे अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। अगर आप मिलिट्रीली देखें तो यहाँ पे ये ऑपरेशन सफल था, लेकिन इंदिरा गांधी की एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक भूल थी, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कुछ ही महीने बाद। पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों सिखों की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हो गई। इस ऑपरेशन में भारतीय फौज ने कहा कि हमारे 83 जवान शहीद हुए हैं, 248 घायल हुए हैं, और लगभग 500 मिलिटेंट्स आतंकवादी मारे गए, और उनमें से एक भिंडरावाले भी था। कई न्यूट्रल सोर्सेस का मानना है कि भारत की फौज के भी लगभग 700 जवान यहाँ शहीद हुए थे, लेकिन वही आंकड़ा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो भारतीय फौज ने दिया है, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। ओके,
जैसे ही ये ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है हरमिंदर साहिब में, उसके साथ साथ ही पूरे पंजाब में, खास करके रूरल एरियाज़ में ऑपरेशन ब्लू स्टार का दूसरा फेज़ चलाया गया। जो गांव में जो मिलिटेंट्स थे, जो भिंडरावाले के सपोर्टर्स थे, उन्हें भी मारा गया, अरेस्ट किया गया या फिर वहाँ से भगा दिया गया। तो ये ऑपरेशन साइड बाय साइड चला था अमृतसर में और साथ ही साथ पूरे पंजाब के अलग अलग शहरों में और गाँव में। अब मैं आपसे बात करूंगा ऑपरेशन ब्लू स्टार के फॉल आउट के बारे में, यानी कि इस ऑपरेशन के बाद क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहला, कुछ ही महीनों बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स थे, 2 बॉडीगार्ड थे, उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। फिर 1985 में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी जो कनाडा, मॉन्ट्रियल शहर है कनाडा में, वहाँ से दिल्ली आ रही थी। इस फ्लाइट का नाम था कनिष्क। तो इस एयर इंडिया फ़्लाइट में एक बॉम्ब रख दिया गया और ये बॉम्ब हवा में ही फट गया और इसमें 329 यात्रियों की मौत हो गई। और ये यात्री ज़्यादातर सभी हिंदू थे और ये जानबूझकर वहाँ के जो खालिस्तान के आतंकवादी थे उन्होंने इस फ्लाइट को चुना था, क्योंकि इस फ्लाइट में ज़्यादातर भारतीय सफ़र करते थे मॉन्ट्रियल से दिल्ली के बीच में। तो ये कनिष्क बॉम्बिंग का केस था 1985 में। फिर 1985 में अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने राजीव गांधी के साथ एक समझौता कर लिया, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिससे कि जो डिमांड्स हैं अकाली दल की, वो कुछ डिमांड्स इसमें मान ली गई थी, एक पॉलिटिकल प्रोसेस रखा गया। इस समझौते के कारण जो मिलिटेंट्स थे, जो जो भिंडरावाले के फॉलोअर्स थे, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब भिंडरावाले तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनके समर्थकों ने हरचंद सिंह लोंगोवाल की भी हत्या कर दी। तो ये अकाली दल के नेता थे और इनकी भी हत्या कर दी गई। फिर भारत की सेना के जो अध्यक्ष थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय, जनरल AS वैद्या, उनकी भी हत्या कर दी गई 1986 में। और जो ऑपरेशन के लीडर थे ऑन द ग्राउंड, कुलदीप सिंह बरार, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट है। तो पिछले 30 सालों से भारत की सरकार ने कुलदीप सिंह बरार को सिक्योरिटी दे रखी है और वो कहाँ रहते हैं वो किसी को नहीं पता, एक सीक्रेट है, उन्हें एक सीक्रेट जगह पे रखा जाता है। मतलब वो अपने घर में ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक सीक्रेट लोकेशन पे कहीं घर बनाया, किसी को पता नहीं है, पब्लिक नहीं है कि वो कहाँ पे रहते हैं। उनके आज भी अगर कोई इंटरव्यू होते हैं तो उसमें आपको ये कभी नहीं बताया जाएगा कि ये लोकेशन क्या है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद दिल्ली में और पूरे देश में कई जगहों पर सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। इनमें अलग अलग जगह पे चुन चुन के सिखों को उन पे हमला किया गया और सिखों की हत्या करी गई। सबसे ज़्यादा दंगे कहाँ हुए थे? दिल्ली में। लगभग 3000 सिखों की इसमें हत्या कर दी गई। आंकड़ा 2.5 से 3000 के बीच में है, कई ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा भी बताते हैं, लेकिन ये नंबर मोस्टली एक्सेप्टेड है। लगभग 3000 सिखों की इसमें हत्या करी गई। इन दंगों को भड़काने के पीछे बहुत बड़ा हाथ था कांग्रेस के 2 दिल्ली के लोकल लीडर सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर। तो इनके खिलाफ बहुत सालों से मुकदमे चल रहे हैं। इन्हें कांग्रेस कई बार बर्खास्त भी कर चुकी है, मंत्री पद से भी हटा चुकी है और इनके खिलाफ मुकदमे आज भी जारी हैं और इन्हें कई बार सज़ा भी हो चुकी है लोकल कोर्ट्स में। तो ये है जगदीश टाइटलर और ये है सज्जन कुमार। आप देख सकते हैं सिख विरोधी दंगे हैं पूरी दिल्ली में फैल गए थे। और राजीव गांधी ने भी यहाँ पे एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब उनसे पूछा गया कि इतने दंगे हो रहे हैं, आप उन्हें रोकने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है, तो उन्होंने किस तरह का बयान दे दिया था कि जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन तो हिलेगी, धरती कांपेगी। व्हेन अ बिग ट्री फॉल द ग्राउंड शेक्स। ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था राजीव गांधी ने, जो देश के अगले प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, क्या भिंडरावाले की मौत के बाद और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मिलिटेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई? जी नहीं। कुछ समय बाद मिलिटेंट्स ने, एक्सट्रीमिस्ट ने फिर से हरमिंदर साहिब में रहना शुरू कर दिया, वहां अपना कब्जा जमा लिया और एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने पड़े पुलिस और आर्मी को। इन ऑपरेशंस का नाम था ब्लैक थंडर। तो पहला ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 था, वो 1986 में हुआ, दूसरा 88 में। इनका भी लक्ष्य क्या था? हरमिंदर साहिब के अंदर जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उन्हें वहां से खदेड़ देना। लेकिन इस बार ऑपरेशन थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाया सरकार ने। पहली चीज़, यहाँ पे नेतृत्व दिया गया एक सीनियर IPS ऑफिसर KPS गिल को। 2017 में ही इनकी मौत हुई है, तो आपको पता ही होगा इनके बारे में, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा न्यूज़ में। और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को इन्वॉल्व किया गया, NSG। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि NSG की स्थापना कौन से साल में हुई थी और किस घटना के बाद हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ पे मीडिया को पूरी तरह से अलाउ किया गया, पत्रकारों को आने दिया, उन्हें देखने दिया कि हाँ देखिए ये आर्मी का ऑपरेशन हो रहा है। और पूरा ध्यान रखा गया कि बिल्डिंग्स को डैमेज ना हो, जितने भी हरमिंदर साहिब के जो दरबार साहिब कॉम्प्लेक्स है, अकाल तख्त है, उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बारे में पूरा ध्यान रखा गया। तो ये वाला ऑपरेशन एक सक्सेस माना जाता है पॉलिटिकली और मिलिटरीली दोनों तरह से। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो 86 और 88 2 बार ये करना पड़ा। 86 में पहले भगा दिया एक्सट्रीमिस्ट को, वो फिर से आके रहने लग गए। ओके, ये है KPS गिल की बायोग्राफी, नॉट ऑटोबायोग्राफी। इसका नाम है द पैरामाउंट कॉप। फिर मैं बात करूंगा पंजाब में मिलिटेंसी की।
तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई थी और ये लगभग 10 साल तक पंजाब में जारी रही और पंजाब में 92 तक राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। कुछ समय के लिए बीच में इसे हटा दिया गया था। 85 से 87 के बीच में चुनाव भी हुए थे, अकाली दल की सरकार बनी थी, लेकिन फिर से प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया क्योंकि मिलिटेंसी काबू में नहीं आ रही थी। आतंकवादी घटनाएं अभी भी चल रही थी, हिंसक घटनाएं चलती जा रही थी। अब ये वाला जो फेज है ना मिलिटेंसी का ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, इसमें पाकिस्तान ने जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं, उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। आईएसआई जो कि सीक्रेट एजेंसी है पाकिस्तान की, उसने बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों को अपना पूरा सहयोग दिया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई। कई बब्बर खालसा के आतंकवादी जो पकड़े गए थे उन्होंने ये साफ तौर पर कबूल किया कि हाँ, हमें आईएसआई ट्रेनिंग दे रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है। तो आईएसआई ने पूरी कोशिश करी कि खालिस्तान मूवमेंट को भड़काया जा सके, लेकिन यहाँ पे आर्मी ने अपना ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन वुडरोज, और ये लगभग 8 साल तक चला, 84 से 92 तक। इसमें आर्मी और पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया, कई लोगों को अरेस्ट किया गया, कई नौजवानों को टॉर्चर भी किया गया। इनफैक्ट यहाँ पे कई ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के जो चार्ज हैं वो आर्मी और पुलिस पे लगे थे। लेकिन फाइनली ये ऑपरेशन एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था क्योंकि पंजाब में मिलिटेंसी 90 के दशक के बीच में लगभग 94-95 आते आते लगभग खत्म हो गई। 92 में प्रेसिडेंट रूल हटाकर चुनाव होते हैं और फिर से कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में आ गई। चीफ मिनिस्टर बने बयान सिंह, लेकिन 3 साल बाद ही बयान सिंह की भी हत्या कर दी गई। तो आप देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार असैसिनेशन हो रहे हैं। बयान सिंह की हत्या तो इनके ऑफिस में सेक्रेटरीट के बाहर ही करी गई थी। तो अभी भी मिलिटेंसी थोड़ी बहुत बाकी थी, कई लोगों की हत्या करी जा रही थी, लेकिन आमतौर पर पंजाब में अब शांति स्थापित हो चुकी थी 1995-96 के आसपास। तो ऑपरेशन वुडरोज भी सक्सेसफुल था, लेकिन इस ऑपरेशन में ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ की बात करी गई। ठीक है, कहते हैं कि इसमें लगभग 10,000 नौजवानों को पुलिस ने मार दिया, या कई लोग तो कहते हैं इसमें 1 लाख तक नौजवान गायब हो गए, उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा, और इस तरह के ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के मामले सामने आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऑपरेशन वुडरोज वॉज सक्सेसफुल। तो ये था पंजाब में मिलिटेंसी, खालिस्तान मूवमेंट। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।